नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार, वो शो जो करता है आपके हक की बात। मैं हूं प्रियंका संभव। कंपनियों के एंटी कंज्यूमर रुख के खिलाफ आपकी आवाज। पहरेदार कंपनियों से कोई मोल भाव नहीं कर रहा। पहरेदार की बस यही कोशिश है कि कंज्यूमर को उसका हक मिले। पहरेदार इस हफ्ते आपको उन फोन कॉल्स और एसएमएस से सावधान कर रहा है जो आपको कोर्ट या एफआईआर की धमकी देते हैं। फोन कंपनियों से लेकर बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स या यूं कहें कि इनके रिकवरी एजेंट्स बकाया की मांग के साथ आपको किसी पुलिस थाने या कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का इस तरह का संदेश पहुंचे तो जान लीजिए कि यह महज फर्जीवाड़ा है। और इसी तरह के कॉल्स के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन को पुणे के मंजीत सिंह से माफी मांगनी ही पड़ी। जब कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाना बंद करती है तो उन कंज्यूमर्स का क्या जो प्रोडक्ट के पुराने मॉडल से परेशान है। सोनी ने पहरेदार की पहल के बाद डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट के पैसे रिफंड किए और सस्ता टैबलेट आकाश बेचने वाली कंपनी डेटाविंड की शिकायतों की हमारे पास झड़ी लग गई। पैसे वसूलने के बाद भी आकाश की डिलीवरी नहीं हो रही थी। परेशान कंज्यूमर को पहरेदार ने दिलाया हक। एक मामूली रकम वसूलने के लिए एक टेलीकॉम कंपनी के रिकवरी एजेंट ने कंज्यूमर को इतना परेशान कर दिया कि उसे पहरेदार के पास आना पड़ा, और वो रकम भी ऐसी जो उस पर बकाया ही नहीं थी। मामला है पुणे के मंजीत सिंह का, जिन्हें रिलायंस कम्युनिकेशन का ब्रॉडबैंड यूएसबी लेकर बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा है। मंजीत जी के पास आरकॉम का प्रीपेड नेट कनेक्ट सिस्टम था। कंपनी के एजेंट ने प्रीपेड को पोस्टपेड में तब्दील करने का ऑफर दिया। मंजीत जी के मना करने के बावजूद एजेंट ने भरोसा दिलाया कि इसमें कोई उन्हें मंथली चार्ज नहीं देना होगा, उनका कनेक्शन पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा, और बदल भी दिया गया। वही हुआ जिसका डर था। कुछ महीनों के बाद मंजीत जी के पास पोस्टपेड का बिल पहुंच गया। साफ तौर पर एजेंट ने झूठे वादे किए कि आपको कोई बिल नहीं मिलेगा, लेकिन बिल पहुंच गया था। इसके बाद मंजीत जी ने पोस्टपेड से प्रीपेड कराने के लिए अर्जी दी। कहा गया कि उनका नेट कनेक्शन प्रीपेड कर दिया गया है। इन्होंने जो भी बकाया था वो भी अदा करके प्रीपेड में से कन्वर्ट करवाया, लेकिन हद तो तब हो गई जब साल भर से ज्यादा बीतने पर उन्हें फिर से वैसी ही मुश्किल झेलनी पड़ी। मंजीत सिंह जी हमारे साथ पुणे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मंजीत जी, ये प्रीपेड से पोस्टपेड और फिर प्रीपेड के चक्कर को आपने जब कस्टमर केयर के सामने रखा तो रिलायंस कम्युनिकेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको क्या सोल्यूशन दे रहे थे? कस्टमर केयर से 5-6 बार जब मैंने करस्पॉन्डेंस की तो आखिर में ये इशू जैसे मार्च में उन्होंने उठाया था, बाय द अप्रैल एंड आई गॉट ए सोल्यूशन फ्रॉम कस्टमर केयर कि वी हैव वेव्ड दिस अमाउंट एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग योर कनेक्शन फ्रॉम पोस्ट पेड टू प्रीपेड। आई गॉट द फाइनल रिप्लाई फ्रॉम देम, दैट वाज समवेयर इन अप्रैल 2011। तो मैं तो यही समझा कि ये इशू बिल्कुल क्लोज हो चुका है और मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी फाड़ के फेंक दिए। इस घटना को टर्न मिलता है लगभग करीब 15-16 महीने के बाद मुझे फिर रिलायंस कम्युनिकेशन से एक बिल आता है। ठीक है, उस बिल में फिर से मेंशन किया गया है कि आपका कुछ पेंडिंग था और ये था। फिर मैंने उनको सारे प्रूफ भेजे कि ये देखिए ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, देयर इज नो पेंडिंग फ्रॉम माई साइड, और आपने इसको पोस्ट पेड से प्रीपेड में बदला भी नहीं है, और मेरी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं ऐसे प्रीपेड कार्ड यूज करूं ऐसी एजेंसी के जिन्होंने हमें धोखेधड़ी के साथ अपना मेंबर बनाया। मैंने उनको लेटर लिखा कि हमारा कोई भी ड्यूज बाकी नहीं है, प्लीज रीचेक योर रिकॉर्ड, और मैंने प्रूफ भी भेजा कि आपके कस्टमर केयर से जो मुझे प्रूफ आया है वे भी कॉपी मैंने अटैच करके उनको भेज दी। कोई जवाब नहीं आया। उनके बिल कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे पुअर करते रहे और हमेशा उनकी रिपीटेड रिप्लाई, रोबोटिक रिप्लाई आती रही कि आपका इतना बैलेंस बाकी है, इतना बैलेंस बाकी है। यानी आपके पास सारे प्रूफ थे कि आपने इस कनेक्शन से छुटकारा पा लिया है। अप्रैल 2011 में सब सेटल हो गया था और फिर नवंबर 2012 से इनके पास फिर से फोन पहुंचने लगे और बोलने लगे कि 142 रुपए अब जो है कुछ 700-800 रुपए में तब्दील हो गए। आपने ईमेल में बताया मंजीत जी कि आपके पास कुछ एसएमएस भी पहुंचे थे। यदि मैं एसएमएस की वर्डिंग पढ़ूं तो उसमें पूरा थ्रेटनिंग था कि काइंडली पे नाउ दैट अमाउंट हैज ग्रोन टू 804। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप 30 जून को पूना कोर्ट में अपीयर होने के लिए आ जाइए। ठीक, ये मुझे एक आया तो मैंने फिर से उनको जवाब दिया पुराने केस पूरा लिखते हुए। उसके बाद भी उन्होंने 2 या 3 बार उन्होंने रिपीट किया यही मैसेज। तो मुझे लगा कि मुझे फिर कोई लीगल एक्शन जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इस तरीके का हैरेसमेंट यदि वे मुझे कर रहे हैं तो मेरे जैसे पता नहीं कितने कस्टमर होंगे जिनके साथ ये चीजें चल रही होंगी।
ये सोचते हुए फिर मैं एक बार नेट में बैठा और पहरेदार आपका इन सब का मैं लोकल एजेंसीज निकालने लगा कौन मुझे मेरी हेल्प कर सकती हैं। और मैंने आपको एक ख़त लिखा पूरे केस को समराइज करते हुए, और पॉजिटिवली जिस दिन आपको मेरा ख़त मिला उसके दूसरे दिन ही आपके यहाँ से मुझे कांटेक्ट किया, उसके थोड़ी देर के बाद मुझे जो है रिलायंस के बॉम्बे ऑफिस से मुझे फ़ोन कॉल आती है कि हम आपका केस बड़ा एक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि ये केस तो ऑलरेडी सॉल्व था, लेकिन फिर भी आप लोग इतना, किसी का कोई जवाब नहीं आया, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा इस टाइप के एजेंसीज के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो आपका केस सॉल्व कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप राइटिंग में भेज दीजिए, मुझे सोल्यूशन दीजिए। और फिर मैं ये बताऊं आपको, ब्रीफ में केवल यही कहना चाहूँगा, आपके एक बार उनसे पूछने की वजह से उन्होंने इस केस को बिल्कुल सीरियस होकर देखना शुरू किया, और 2 या 3 दिन के बाद उनका जवाब आ गया कि वी आर गोइंग टू वेव दिस अमाउंट, दिस इज सम मिस्टेक फ्रॉम आवर पार्ट। लेकिन मंजीत जी, माफी मांगने के बाद भी जवाबदेही तो बनती ही है। कोई समन नहीं पहुंच रहा, बल्कि एसएमएस से कस्टमर को बोला जा रहा है कि आप फला तारीख को कोर्ट में पेश हो जाइए। रिलायंस कम्युनिकेशन ने माना है कि उनकी तरफ से गलती हुई है, क्योंकि पहरेदार ने मंजीत जी का केस कंपनी के पास भेजा और पूछा कि आखिर किस आधार पर एक कंज्यूमर को वो कोर्ट में बुला सकते हैं और कंज्यूमर को धमकी भरे एसएमएस भेजे जाने के पीछे क्या मकसद है। रिलायंस ने हमें जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कंज्यूमर को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। मंजीत जी, कंपनी ने हमसे खेद जताया है, आपसे भी उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, आप संतुष्ट हैं? इवन इनकी मेल मेरे पास आ भी गई। इसके बाद मैंने ये देखा, इसके 2 दिन के बाद फिर मुझे 2-3 बार एसएमएस फिर आता है थ्रेटनिंग का। इवन 30 तारीख को मुझे एसएमएस आया फिर से कि बी रेडी, नाउ टुडे इज द लास्ट डे टू पे, और आपको जो है पूना कोर्ट में आना है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, मैं तो चलिए मेरे पास वक्त है, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन आज जो एक आम इंसान है उसको कितना बड़ा हरेसमेंट ये कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और बिना किसी यूज़ के, बिना किसी इतने चार्जेस के बाद भी मुझे तो ये होता है कि इतने बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लेवल, व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू द कस्टमर्स। शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि रिलायंस कम्युनिकेशन पहरेदार को एक तरफ मेल भेज रही है कि वो बहुत कंज्यूमर को हुई असुविधा के लिए वो खेद जता रही है, कंज्यूमर को लिख रही है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर को ये एसएमएस आ रहा कि बी अवेयर, आज आखिरी दिन है, आपको कोर्ट में पहुंचना है। जाहिर तौर पर कोई भी कंज्यूमर हो, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, चिंता होगी, डर होगा। और रिलायंस कम्युनिकेशन का ये जवाब कि मैं माफी मांग रहा हूं, और माफी मांगने के बाद भी एसएमएस भेजने का सिलसिला जारी है। पहरेदार को लगता है कि मंजीत जी का मामला सिर्फ बकाया वसूली का नहीं है, ये साफ तौर पर कंज्यूमर को कंपनी की तरफ से धमकाने का है। और किस आधार पर वो धमका रहे हैं, जब उन्होंने सारी पेमेंट कर दी थी। कंपनी के एजेंट के जरिए किए जाने वाले झूठे वादे और धोखाधड़ी में फंस गए मंजीत। आखिर कंपनी ये क्यों नहीं बता रही है कि झूठ बोलकर मंजीत सिंह को जिस भी एजेंट ने प्रीपेड कनेक्शन से पोस्टपेड में माइग्रेट किया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई की उन्होंने, जिस नंबर का इस्तेमाल महीनों तक होता रहा उस बकाये के लिए, धमकी भेजने वाले एसएमएस के लिए, उस पर क्या कार्रवाई की कंपनी ने। कंज्यूमर के बार बार गुहार लगाने के बावजूद नोडल ऑफिसर और आला अधिकारियों ने मामले की तफ्तीश नहीं की, सब चुप्पी लगाकर बैठे रहे। ऐसा लग रहा था कि पहरेदार की मेल का इंतजार कर रहे थे, और पहरेदार की मेल पहुंचते ही माफीनामा शुरू हो गया। जब तक कि पहरेदार ने इस मामले को नहीं उठाया, दिक्कत वहीं की वहीं बनी रही थी। 1 साल से एसएमएस आ रहे थे, आखिर क्यों? सवाल यह भी है कि किसी भी कंपनी को बकाया वसूलने के लिए कंज्यूमर को धमकी देना कैसे उसका अधिकार हो सकता है? कौन सा कानून रिलायंस कम्युनिकेशन के कस्टमर केयर को यह हक देता है कि वो कंज्यूमर को कोर्ट में खींचने की धमकी दे, वो भी एसएमएस के जरिए? अब हम आपको बताते हैं कि आप सावधान रहिए और अपने हक को जानिए। अगर आपको कोई इस कदर डराता और धमकाता है तो आप क्या करें? आपको किसी बकाये की जानकारी मिले या आपको बताया जाए कि पेमेंट नहीं किया गया है तो लीगल एक्शन होगा। सबसे पहले इस बारे में कंपनी से जानकारी लें, पता करें कि क्या वाकई में आपके नाम पर कोई बकाया है, क्योंकि कई केसेस में देखने को मिलता है कि बकाया होता नहीं और इस तरह की धमकी दी जा रही है। फोन करने वाले की बातों में बिल्कुल ना फंसे, उससे लिखित में जानकारी मांगे, अपने रजिस्टर्ड पते पर सारे दस्तावेज मंगाए। अगर फोन के जरिए आपको यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ लोकल कोर्ट में केस दायर हो गया है और आपके नाम पर वारंट जारी हुआ है,
तो फोन करने वाले से डॉक्यूमेंट्स की मांग करें, साथ ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की डॉक्यूमेंटेशंस की भी मांग करें। अगर आपको फोन करने वाला खुद को पुलिस अफसर बता रहा है और आपके खिलाफ केस दायर करने की धमकी दे रहा है तो उसकी पूरी डिटेल लें, अफसर का नाम लें, उसका ओहदा पता करें, पुलिस स्टेशन का नाम पता करें, डिटेल्स लेकर पुलिस स्टेशन में आप कॉल कीजिए, चुप ना बैठिए, कॉल कीजिए, जानकारी दीजिए, एसएचओ को बताइए कि आपको इस कदर फोन आया था, क्योंकि पुलिस अफसर उगाही में रिकवरी एजेंट का साथ नहीं दे सकते। इन सब के बाद भी अगर लगातार आपको डराया धमकाया जा रहा हो तो इसकी जानकारी अपने पुलिस स्टेशन को दें और एजेंट या धमकाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। तो अपने हक को जानिए और बेबाक होकर इन फोन कॉल्स का सामना कीजिए, क्योंकि कोई फोन कॉल या एसएमएस आप तक कोर्ट के आदेश नहीं पहुंचा सकता है और ना ही आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। ये सब बस फर्जी कॉल्स हैं, इनसे सावधान रहिए और डरिए बिल्कुल भी नहीं। पहरेदार में इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे सोनी के एक कंज्यूमर की दास्तान जो साल भर तक रहा सोनी के हैंडीकैम से परेशान, लेकिन पहरेदार की मदद से हफ्ते भर में सुलझी परेशानी। कंज्यूमर की जीत की कहानी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम करते हैं आपके हक की बात और बुलंद करते हैं हर कंज्यूमर की आवाज। पिछले एक साल से दिल्ली के सुबोध वाधवा सोनी के खराब हैंडीकैम से परेशान हैं। एक साल में सुबोध ने कई बार अपनी परेशानी सोनी के सर्विस सेंटर के सामने रखी, लेकिन अभी तक न कंपनी न इसका सर्विस सेंटर सुबोध को कोई भी सोल्यूशन दे पाया। खराब हैंडीकैम ठीक होने में परेशानी इसलिए भी आ रही थी क्योंकि सुबोध की खरीद के कुछ दिनों के अंदर ही सोनी ने इस मॉडल को मार्केट से हटा दिया था और इसकी जगह नया मॉडल लॉन्च कर दिया था। तो सोनी की खराब सर्विस के भुक्तभोगी सुबोध वाधवा हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में। सुबोध जी नमस्ते, स्वागत है पहरेदार में। आपको महीने भर में ही पता चल गया था कि आपके हैंडीकैम में कुछ डिफेक्ट है और उसके बाद आपका पूरा जो एक्सपीरियंस रहा सोनी के साथ काफी खराब रहा। जी मैम। क्या बीती आप पर? मैडम, नया कैमरा लेने के बाद ही दो ही ओकेजन में मुझे पता लग गया कि ये कैमरा डिफेक्टिव है। जब उसको सोनी कस्टमर केयर और सर्विस सेंटर में दिखाया गया तो उन्होंने तो पहले इसमें बैटरी का कोई डिफेक्ट बताया और बैटरी रिप्लेस करने की बात करी, लेकिन बार में चेक करने के बाद भी ये पता लगा कि वो कैमरा ही डिफेक्टिव है। और सोनी ने वो जो 9V कैमरा था वो मार्केट से ही डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसके बदले में एक रिप्लेसमेंट 10V एडवांस मॉडल ले आए थे। लेकिन पिछले एक साल से बार बार उनको रिपीटेडली रिमाइंडर देने के बाद भी ना तो वो कैमरा ठीक हो पाया, ना उन्होंने मुझे कोई रिप्लेसमेंट दी, ना मुझे कोई सर्विस जेस्चर जो कंपनी को दिखाना था। हायर हायरार्की तक तो भी बात पहुंच गई, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया। जी तो सुबोध जी, अप्रैल 2012 में आप सोनी का हैंडीकैम खरीदते हैं, मई 2012 तक आपको रियलाइज हो जाता है कि इसमें कुछ दिक्कत है। आप कंपनी से लगातार बात कर रहे हैं, आपने बताया हायर हायरार्की से भी बात कर रहे थे, क्या सोल्यूशन दे रही थी कंपनी? कुछ भी नहीं मैडम, बार बार मेल पे मेल हो रही थी। मुझे बार बार ये एश्योरेंस दिया जा रहा था कि हम लोग इसमें हायर मैनेजमेंट से कोई अप्रूवल ले रहे हैं, इस हैंडसेट को चेंज कर दिया जाएगा या कोई आपको हायर वर्जन दे दिया जाएगा या आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में मुझे पहरादार को अप्रोच करना पड़ा। यानी सारी हवा में बातें चलती रही कि दे देंगे कर देंगे। एक साल बीत गया और कोई सोल्यूशन हाथ नहीं लगा। पहरेदार के पास आप पहुंचे, हमने कंपनी से सीधा पूछा कि अगर ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी हो गया है तो वो अपने कंज्यूमर को किस तरह से रिलीफ देगी, किस तरह से इन्होंने अब इन्हें रिलीफ दिया है। वो जी आपको विश्वास हो रहा है कि एक साल से लटका हुआ मामला 10 दिन में हमने सुलझा दिया? मैडम, CNBC को अप्रोच करने के बाद में विद इन वीक मेरे पास में कंपनी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम जल्दी आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और मुझे सोल्यूशन मिला। तो अब सोल्यूशन के तौर पर आपने पैसे वापस उनसे लेना ज्यादा सही सोचा? मैंने तो मैडम उनको एक कंपनसेशन के लिए हायर वर्जन का रिक्वेस्ट किया था कि मुझे क्लेम एंड कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देना ही मुनासिब समझा और उन्होंने मेरा जो अमाउंट है वो मुझे वापस कर दिया। चलिए शुक्रिया सुबोध जी। और शायद पैसे लेने में ही समझदारी है, क्योंकि एक साल से जब मामला घसीट रहा हो और लग रहा हो कि हैंडीकैम भी हाथ में नहीं आएगा और जो पैसे खर्च किए हैं वो भी हाथ में नहीं आएंगे, तो पैसे ही वापस लेके कंज्यूमर संतोष कर रहा है। एक साल से सोनी से परेशान सुबोध की शिकायत हमने सोनी के सामने रखी थी, जानना चाहता कि कंपनी इस केस में क्या करने जा रही है। सोनी ने पहरेदार की पहल के बाद कंज्यूमर से बात की, खराब हैंडीकैम की कीमत सुबोध को लौटा दी गई है। एक साल से फंसा मामला पहरेदार की पहल के बाद
कुछ ही दिनों में सुलझ गया है। लेकिन अफसोस कि पहरेदार को ही कदम उठाना पड़ा। 1 साल से सुबोध वाधवा लगातार मेल कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो जैसा कि उनकी बातों से लगा केवल हवाई बातें हो रही थी, ठोस हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। अब ठोस ये लगा है कि सोनी ने अपने डिसकंटिन्यू हुए मॉडल के पैसे वापस लौटाना ही मुनासिब समझा। हम लेंगे एक ब्रेक। अगले हिस्से में मार्च में बुक आकाश टैबलेट जब नहीं पहुंचा कंज्यूमर के पास 1 साल तक, तो पहरेदार ने ली डेटा विन की खबर और खत्म हुआ कंज्यूमर का इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। चुप मत बैठिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपका हक है। ब्रिटेन की कंपनी डेटाविन भारत में जब आई तो इसका नाम हुआ आकाश टैबलेट की वजह से। सस्ते टैबलेट ये कंपनी बना रही थी। इस कंपनी के जरिए देश में हजारों लोग आकाश टैबलेट खरीद रहे हैं और जैसे जैसे इसकी खरीदारी बढ़ रही है वैसे वैसे पहरेदार के पास इसकी डिलीवरी और प्रोडक्ट में डिफेक्ट को लेकर शिकायतें भी मिल रही है। और हमने ये फैसला लिया है कि हम आगाह करते रहेंगे डेटाविन को उनके खिलाफ मिल रही शिकायतों को लेकर, क्योंकि हमें लग रहा है कंज्यूमर काफी परेशान है और इन्हीं परेशानियों को हम आपके सामने रखेंगे 3 केसेस के जरिए। पहला मामला रायबरेली के विक्रम पांडे जी का। साल भर पहले इन्होंने आकाश की पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन उन तक टैबलेट नहीं पहुंचा। करीब 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया था, कंपनी में इनकी कोई नहीं सुन रहा था। विक्रम जी अपनी बात सुनाने के लिए पहुंचे पहरेदार के पास। फिलहाल हमारे साथ रायबरेली से फोन लाइन पर हैं विक्रम जी। आपने टैबलेट तो काफी पहले बुक कर लिया था, मार्च 2012 में। तो मार्च 2012 से लेकर ये अब जून 2013 तक क्या क्या बीती आप पर? एक्चुअली मैडम मैंने 2012 में बुक किया था। तो ये हुआ कि इन्होंने बोला कि आप हमको जो चेक भेज दीजिए साथ में रेफरेंस नंबर लगा के जिससे आपने पेमेंट किया हुआ है। तो मैंने इनको चेक भेज दी। फिर 2 महीने बाद इनका मैसेज आया कि आपका प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं जी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। जुलाई हो गई, अगस्त हो गया। उसके बाद इनका एक फोन आया कि एक्चुअली जो आपने प्रोडक्ट बुक कराया वो ऑब्सोल्यूट हो गया है। अब हम एक नया लॉन्च किया है वर्जन जिसमें सिम फीचर है, तो आप बैलेंस 2000 रुपए भी हमको भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 2000 रुपए और इनको भेज दिए। अक्टूबर हो गया। अक्टूबर बाद जब मैंने इनको फोन किया तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा बताइए आपने कैसे कैसे पेमेंट किया, कब कब किया। तो मैंने इनको बताया जी। 1 महीना और बीत गया। लेकिन इस बातचीत का क्या रिजल्ट क्या निकलता था? मतलब रिजल्ट क्या, वो कस्टमर केयर वाले फोन उठाते थे, कहते ठीक है आपका कॉल हमने रजिस्टर्ड कर लिया है और अभी हमारे पास बहुत अच्छी डिमांड है गवर्नमेंट से, तो हम लोकल की कंज्यूमर की कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रोग्राम हम डिलीवर कर देंगे। लेकिन विक्रम जी आप में सब्र बहुत है। मार्च 2012 में आप बुक करने के बाद दिसंबर जनवरी तक आप यही जवाब सुन रहे हैं कि आपको मिल जाएगा। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि बात गई और पैसे भी गए? नहीं, हमको ये लगा था एक्चुअली। यहाँ पर भी कई लोगों ने बुक कराए हैं और उन्होंने तो बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं, पैसे गए तो गए, अब फालतू। क्योंकि होता क्या था, इनका एक ही नंबर है, टोल फ्री नंबर। अब उस पर आप फोन करेंगे तो 1 घंटे बाद वो नंबर मिलेगा, मिलाते रहिए बिजी बिजी बिजी। जब मिलेगा तो फिर वो आपको पूछेगा अपना वो बताइए आपने आपका रेफरेंस नंबर क्या है, चेक से कब पेमेंट किया, किस दिन बैंक से पैसा कटा। जितना डिटेल आदमी को इंस्टेंटली तो याद नहीं रहता है। लेकिन तो ये सारी जो बातें हो रही थी बस बातें थी, कुछ हो नहीं रहा था। पहरेदार ने आपका जब मामला उठाया तब तक आप हिम्मत हार चुके थे? बिल्कुल हिम्मत में हार चुका था। तो एक्चुअली मैं शो देखता रहता तो मैंने कहा कि पहरेदार को मैंने ऐसा कि मैसेज करें या फोन करें। फिर मैंने सोचा इतना छोटा सा इशू है, पता नहीं आप लोग उठाओगे कि नहीं उठाओगे, तो मैंने इसीलिए हिम्मत भी नहीं करी। लेकिन मैंने एक दिन ऐसी आपको मेल ड्रॉप करी तो आपको फोन भी आया, तो मैंने बताया कि ये मेरा इशू है। तो अब मिल गया आपको आकाश, या अभी भी आकाश कहीं आकाश में है? नहीं, आकाश में नहीं, बिल्कुल मिल गया है। और मुझे तो सरप्राइजिंग बात थी कि जिस दिन आपका फोन आया उसका नेक्स्ट सेकंड डे उनका फोन आया कि आपने कोई प्रोडक्ट बुक कराया। तो मैंने कहा जो आज उल्टी गंगा कैसे बह गई, हमेशा मैं ही फोन करता हूँ। चलिए, मिल तो गया, भगवान का शुक्र है और पहरेदार का भी शुक्र है। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो विक्रम पांडे का एक लंबा इंतजार खत्म किया पहरेदार ने। विक्रम पांडे की तरह राजकोट के साजिद भाई शिरासिया भी परेशान थे, क्योंकि उनका आकाश टैबलेट सही से काम ही नहीं कर रहा था। जब उनकी कई बार शिकायतों के बावजूद दिक्कत दूर नहीं हुई तो उन्होंने पहरेदार को लिखा। हमने डेटाविन के सामने साजिद भाई का भी मामला सामने रखा, पूछा कैसे हल निकलेगा इसका। कंपनी ने हमें बताया कि साजिद भाई को जरूरी रिपेयर के बाद टैबलेट अब डिलीवर कर दिया गया है। साजिद भाई भी लंबे समय तक परेशान रहे थे, करीब 1 साल इनके साथ भी बीत गया था और वो डिफेक्ट ठीक नहीं हो पा रहा था। इन्होंने हमें धन्यवाद वाला मेल भेजा है।
ऐसा ही वाकया हुआ दिल्ली के वेद प्रकाश के साथ भी, जिन्होंने आकाश टू की बुकिंग ऑनलाइन की थी और 8 मार्च 2012 को इन्होंने इसकी पूरी कीमत भी अदा कर दी थी। ठीक पहले केस की तरह विक्रम जी ने भी मार्च 2012 में ही कीमत अदा की थी। 14 मार्च को वेद जी को कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन भी मिल गया था, लेकिन ये सब बातें जो हैं हवाबाजी निकली। हमारे साथ हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आपका टैबलेट भी आपको नहीं डिलीवर हो रहा था और आप बहुत परेशान हो गए थे, क्या बीती आप पर, बताइए। मैं दिसंबर 2011 के अंदर मैंने 20 दिसंबर 2011 को बुक किया था। 8 फरवरी 2012 को इनका मेल आया कि आप जो है पैसे भेज दीजिए जी। 1 मार्च 2012 को मेरे बैंक से पैसे चले गए, क्योंकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। उसके बाद बिल्कुल चुप करके बैठ गए। मैं मेल करता था, कोई जवाब नहीं दे देते। मैं फोन जो उन्होंने नंबर दिया हुआ था वो मिलता ही नहीं था कभी। कैसे कि मतलब मैं परेशान हो गया था। और जब फोन मिलता भी था तो आपको कोई सोल्यूशन मिलता था? कुछ ऐसी बातें मतलब वो जैसे मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि क्योंकि वहाँ पे जो फोन पे बैठे हुए लोग मतलब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कंज्यूमर कोर्ट से वकील से बात करी, वो 1 साल तक वैलिड होता है। मेरा 1 साल गुजर गया 2013। तो 1 साल गुजर गया और आपको चिंता नहीं हुई कि पैसे गए क्या, आकाश में चले गए पैसे? वही 1 मार्च में जब 2013 तक मेरे को नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में बात करने की कोशिश करी। 1 साल तक वैलिड होता है कंज्यूमर कोर्ट, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने आपका प्रोग्राम मैं देखता था, CNBC आवाज का ये वाला प्रोग्राम पहरेदार, मैंने फिर आपको मेल किया। तो ये बताइए हमें, मेल करने के बाद आपको कैसी राहत मिली? अरे मेल करने के बाद तो मतलब दिन में से 2 बार ही फोन आते थे वहां से। जो लोग कभी फोन पे बात नहीं करते थे वो लोग फोन करते, 2-2 बार ही फोन करते थे। वो जैसे कि उनको हिल गए वो सारे। वो चलिए हिले तो सही। तो अब आपको डेटाविड ने जो सोल्यूशन दिया जो मेरे सामने है कि आपने उचित समझा कि उनसे रिफंड ले लें। रिफंड ले लें, बिल्कुल। क्यों रिफंड लेना क्यों उचित समझा? आपको टैबलेट भी मिल सकता था। क्योंकि मार्केट में जब मैंने इतना कुछ लोगों को सुना कि आकाश टैबलेट बिल्कुल एकदम आफ्टर सेल सर्विस इसकी बहुत पुअर है और बड़ा कंप्लेनिंग है, तो बेटर है कि वो 3000 रुपये भी क्यों खर्च करूं, मतलब मैं जिनको क्यों दूं, वापस ले लूं। मैं 3000 रुपये कुछ और ले लूंगा। बिल्कुल, तो पैसे रिफंड लेना ज्यादा मुनासिब समझा दिल्ली के वेद प्रकाश ने, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आकाश का। शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। पहरेदार में आज बस इतना ही। आप भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं pehredar@network18online.com पर, या फिर आप फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम से। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव पर, जहां आप मुझे अपनी सुझाव, सलाह या शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही पहरेदार_आवाज पर भी आप पहरेदार से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपको आपका हक दिलाने के लिए। नमस्कार।